जैसे अभी आपने पढ़ा ऊर्जा सुरक्षा, जब आप कहीं भी पढ़ोगे कि अरे ये युद्ध चल रहा है फिर भी इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में आपको कहीं द हिंदू में, दैनिक जागरण में दिखेगा, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको तो अपने आंसर में लिख सकते हैं, इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पॉइंट्स कम है, मेरे पास शब्द कम है। जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी आपके पास शब्द भी होंगे, पॉइंट्स भी होगा, लॉजिक भी होगा, सब कुछ होगा। बस एक ढांचा पहले तैयार करना है, होता है ना, पहले बर्तन रख लो, फिर उसमें समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ रखी जा सकती है। ठीक है, ढांचा हम लोग बना रहे हैं। और जब हम इसी, मैंने देखा जब उसी आंसर को क्लास में लिखते हैं तब हमारी मेंटलिटी अलग तरीके से होती है, तब तो देखो माइंड अलग तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, लिखना ही लिखना होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को क्लास में लिखेंगे। अभी क्वेश्चन लिख उठाइए, वही सेम क्वेश्चन उठाइए और 5 मिनट लिखना है बिना देखे। अब देखो कि क्या लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, आपकी मेंटलिटी क्या बन रही है। क्वेश्चन क्या था आपका, भारत के राष्ट्रीय हित क्या है, आगे, और वे भारत की विदेशी नीति को कैसे प्रभावित करते हैं। What are the national interests of India and how do they influence the foreign policy of India? यही है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ 5 से 6 मिनट का समय है आपके पास, जो भी आपके समझ में आ रहा है लिखिए। इसमें जैसे मान लो कुछ उनको ब्लैंक पेज चाहिए, कैसे मिलेगा, आपको वापस आना होगा। अच्छा चलो, इसी में वो ब्लैंक पेज ठीक, लाइव नहीं हुआ। चलिए फटाफट आंसर को लिखिए।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तो क्लास में ज्यादा अच्छा लिख रहा है बिना देखे। नींद पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी? चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसको घर पे जाके कंप्लीट करना, ठीक है? अच्छा, आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में इस पूरे एक्सरसाइज का मतलब ये था कि आपको शुरू में लग रहा होगा कि यार कैसे लिखेंगे, मुझे तो आता ही नहीं है। लेकिन देखो जब प्रेशर आता है कि नहीं लिखना ही है, सब यहाँ पे खड़े हैं बोलेंगे कि नहीं लिखना है, तो देखो तुम लिखना स्टार्ट किए और जैसे ही पहला पैराग्राफ हुआ उसका आपको लगा हाँ लिख सकते हैं, है ना? पहला पॉइंट, पहली लाइन ही टफ होती है और ये जिंदगी में भी ये पहला कदम ही सबसे टफ होता है। एक बार वो पहला 2 मिनट निकल गया, पहला 2 मिनट निकल गया तो उसके बाद तो तुम आसानी से कर ले रहे। फिर आपको लग रहा है जैसे अभी आपने एक पेज लिख लिया, किसी ने आधे पेज लिखा, फिर आपको लग रहा है हाँ यार यहाँ तक कर सकते हैं तो पूरा ही कंप्लीट कर सकते हैं, देखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में है वो चीजें, बस उसको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, उसको पॉलिश करने की जरूरत है, ठीक? यानी आप कर सकते हो, बस इतना मैं कह रहा हूँ, आप कर सकते हो, आपके पास है वो चीज, ठीक है? बस थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा एफर्ट डालना है अपनी तरफ से। जिसने एफर्ट डाला उसके आंसर अच्छे हैं, आज भी मैं देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छा आंसर लिखा है किसी ने, ना? जिसने थोड़ा एफर्ट डाला, थोड़ा जाके रिसर्च किया उसके ऊपर, उसको मिल गया। देखो यूपीएससी में क्या है, कॉपी चेक करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अगर आप बीए ग्रेजुएशन वगैरह में देखते हो तो वहां पर ज्यादा फोकस ये रहता है कि बच्चे ने ज्यादा लिखा है या नहीं लिखा है। 2 पेज 3 पेज पेजेस देख के नंबर मिल जाते हैं, है ना? तो जैसे कई लोगों का वो हैबिट बन जाता है, उनको पता होता है कि कैसे पेज भरना है, एक ही बात को 2 बार 3 बार 4 बार घुमा घुमा के उसी बात को लिखा जाता है ना? यहाँ पर यूपीएससी में इससे ना, यूपीपीसीएस में भी देख लो, आपको नंबर तभी मिलेंगे जब उसमें आप कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट डालोगे, पॉइंट के नंबर मिलते हैं, पॉइंट के नंबर मिलते हैं, ठीक है? कि कितनी आपने कॉन्क्रीट बातें कही। सतही बातें होती ना कि मुझे कुछ नहीं पता फिर भी मैं उसको बोल रहा हूँ, और एक मेरे पास कुछ डेटा है उसको बताने के लिए, कुछ हाँ मुझे पता है कि इसको करने के लिए, जैसे रेमिटेंस बढ़ाने के लिए मुझे पता है कि रेमिटेंस कहाँ से आता है, तो उस बात के नंबर आपको एग्जामिनर देगा,
ठीक है। रेमिटेंस आपने मेंशन किया, उसका नंबर है। रेमिटेंस कहां से आता है, उसके लिए कुछ क्या पॉलिसी अपना रहे हैं हम लोग, है ना। उसको अगर आप जब मेंशन करते हो तब आप देखोगे कि आपको तभी उसी बात के आपको नंबर मिलेंगे, पॉइंट्स पे नंबर मिलते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही क्वेश्चन था, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया। प्रयास करना जरूरी है, एफर्ट अपना डालते रहिए, एक दिन देखना बहुत अच्छा आंसर लिखना सीख जाओगे। और एक बार अगर आंसर लिखना आ गया तो फिर सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगी। थोड़ा सा आपके पास कंटेंट होगा, आपको पता है कंटेंट को कैसे निकालकर कैसे उसको आंसर फॉर्मेट में फिट करना है, ये आपको आ जाएगा। हमेशा आपको गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, है ना। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। इसमें सबसे पहला था नॉन अलाइंड मूवमेंट, दूसरा था पंचशील, तीसरा गुजरात डॉक्ट्रिन और चौथा लेबर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने नॉन अलाइंड मूवमेंट का दिया, जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। ठीक, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो आप मुझे ये बताइए। शीत युद्ध, यस, शीत युद्ध के समय जो है हम लोगों ने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में सोचा। शीत युद्ध होता क्या है, एक तनाव की स्थिति। हम ये कह सकते हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रशिया और अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, जहां पर अमेरिका और रशिया के बीच में डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि कई सारी प्रॉक्सी वॉर्स लड़े गए। प्रॉक्सी वॉर को छद्म युद्ध बोलते हैं, छद्म युद्ध लड़े गए। कैसे ये लोग लड़ाई लड़ते थे अफगानिस्तान में, है ना, वियतनाम में, साउथ कोरिया में, क्यूबा में। जैसे क्यूबा को देखो, क्यूबा को कोई लेना देना नहीं है, ना वो अमेरिका है ना वो रशिया है, लेकिन मिसाइल कहाँ फिट की जा रही है, क्यूबा में। अटैक होगा तो कहाँ होगा, क्यूबा में होगा, है ना। इस तरह के प्रॉक्सी वार अपनी धरती पे लड़ाई नहीं लड़ते थे, ना रशिया अपनी धरती पे लड़ाई लड़ता है और ना ही अमेरिका अपनी धरती पे, वो किसी और के घर में जाके लड़ाई करता है कि टूट फूट हो तो उनका हो, हमारा कुछ ना बिगड़े। ये लोग चालाक लोग हैं, बुद्धिमानी किसी को बोलते हैं। तो यही बुद्धिमानी की एक्सपेक्टेशन यूपीएससी आपसे भी करता है कि जब आप आईएफएस बनोगे, फॉरेन पॉलिसी बनाओगे, तो इस तरीके से बनाओगे कि हमारे अपने राष्ट्रीय हित कभी भी प्रभावित ना हो। सारी पॉलिसी के पीछे एक ही तो एम होता है कि राष्ट्रीय हित हमारे प्रभावित ना हो। अगर किसी देश के साथ हम युद्ध में भिड़ जाएं तो आप देखोगे हमारी जीडीपी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जो रिसोर्सेज हम लोग सड़क बनाने में, रेलवे बनाने में, वंदे भारत मेट्रो बनाने में, स्मार्ट सिटी बनाने में, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने में खर्च कर रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सब कुछ किसमें चला जाएगा, किसी युद्ध में लग जाएगा। उसी पैसे को देकर हम कहीं से पनडुब्बी खरीद रहे होंगे, किसी से फाइटर जेट खरीद रहे होंगे। तो एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट आपका काम होना चाहिए कि युद्ध ना हो और फिर भी आपके देश सुरक्षित रहे, युद्ध भी ना करना पड़े और हमारे देश की सुरक्षा भी बनी रहे। इसी के पीछे आपको अपना दिमाग लगाना है। लड़ाई लड़के जो है हमको अपने देश को सुरक्षित नहीं बनाना है, बिना लड़े हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस पे हमको फोकस करना है। ठीक, अब जो शीत युद्ध की सिचुएशन थी, तो इसमें आप देखोगे एक तरफ यूएसए है, यहाँ पे एक तरफ आप देख रहे हो यूएसए है, दूसरी तरफ यहाँ पर रशिया है। जितने भी रेड कलर से आपको दिख रहे हैं कंट्रीज, वो सभी के सभी कम्युनिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन कर चुके हैं या रशियन ब्लॉक को ज्वाइन कर चुके हैं। ये लोग कम्युनिज्म को अपना चुके हैं। ठीक, कम्युनिस्ट ब्लॉक। अच्छा, आप ऐसे समझो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दो विचारधाराएं हैं। एक बात बताओ, जो आम व्यक्ति होगा, जो मजदूर होगा, जो खेती किसानी करने वाला व्यक्ति होगा, उसको पूंजीवाद ज्यादा आकर्षित करेगा या साम्यवाद? क्यों?
क्यों? क्योंकि साम्यवाद हमेशा क्या है, समानता की बात करता है, समानता लाने की बात करता है। और ये समानता आएगी कैसे? समानता तभी आएगी जब बोला जाए अमीरों का पैसा लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, तो समानता आ जाएगी। ठीक, अमीरों का पैसा लेके गरीबों में बांट दिया जाए तो समानता आ जाएगी। और किसी को अमीर एक हद से ज्यादा अमीर बनने ही ना दिया जाए। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर हम चाहते हैं कि कोई एक लिमिट से ज्यादा अमीर हो ही ना, हम बोलेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, तुम जमीन खरीद ही नहीं सकती। जितनी भी जमीन होगी वो किसकी होगी? सरकार की होगी। अच्छा एक बात, हमारे देश में कुछ अमीर लोगों के नाम बताओ। मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, है ना, और मित्तल्स, बजाज, जमुनालाल बजाज, बजाज के बहुत सारे कॉलेज है ना। अगर अजीम हसन प्रेम जी, है ना, अगर कुछ टॉप रिच लोगों की अगर तुमने जो हमको नाम बताए, तो मुझे बताओ वो किसके वहां नौकरी करते हैं? कौन सी जॉब करते हैं कि रिच हो गए? ये कोई लोग जॉब नहीं करते हैं, ये कोई लोग खेती नहीं करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बिजनेस करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ रिच पीपल ना हो, तो हमें क्या करना होगा? हमको ये कहना होगा कि कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं करेगा। जो भी बिजनेस होगा वो गवर्नमेंट का होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी भी बनानी है तो गवर्नमेंट की सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, आप उसमें काम करोगे, आप उसमें काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका है कि हम बोल दें मुकेश अंबानी को कि जाओ अपना रिलायंस पेट्रोलियम स्टैब्लिश करके उसको चलाओ। तो हो सकता है कि रिलायंस पेट्रोलियम स्टैब्लिश करने से साल का 100 करोड़ रुपए भी कमा लें, 1000 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो रिलायंस पेट्रोलियम की जगह हम भारत पेट्रोलियम बना दें और बोले कि मुकेश अंबानी जी इस कंपनी के सीईओ रहेंगे या मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही काम कर रहा है जो अंबानी जी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या करेंगे? सैलरी देंगे। कितनी सैलरी देंगे? जैसे भारत पेट्रोलियम का हेड होगा उसको कुछ सैलरी दी जाती होगी। कितनी सैलरी दी जाएगी? सरकारी एम्प्लॉई है, कितनी सैलरी दी जाएगी? साल का 1 करोड़ दे दिए मैक्सिमम। सीटीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ कंपनी, 1 करोड़ रुपए दे दिए, महीने का 5 लाख रुपए सैलरी दे दिए, तब भी तो 999 करोड़ रुपए बच गया। वो पैसा हमने ले लिया। अगर 1000 करोड़ रुपए रिलायंस पेट्रोलियम प्रॉफिट कमा रहा है, मान लो 1000 रुपए रिलायंस पेट्रोलियम प्रॉफिट कमा रहा है, तो सब कुछ काटने के बाद जो बचता है वो किसकी जेब में जाएगा? मुकेश अंबानी की। अगर मुकेश अंबानी अपने लड़के की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं बिगाड़ सकते। वो 500 करोड़ खर्चा करें, 1000 करोड़ रुपए खर्चा करें, कम पड़े तो जियो का रिचार्ज बढ़ा दें, कम पड़े तो जियो का रिचार्ज बढ़ा दें, वो लीगली पूरी तरीके से सही। उनका मन क्या, नीता अंबानी को अपनी वाइफ को ले जाकर उन्होंने फाइट वो सर जेट गिफ्ट कर दिया, भाई तुम कहाँ धक्के खाते हुए तुम जाओगी इधर उधर, तुम्हारे लिए अपना प्लेन रहेगा, उसी में आपका ब्यूटी पार्लर रहेगा, उसी में आपका सब बेडरूम रहेगा, सब कुछ उसी में रहेगा, राइट। लेकिन क्या जो सरकारी कंपनी का सीईओ है वो भी अपने अपने लड़के की शादी अंबानी के लड़के की शादी तरह कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो किसकी जेब में आया? गवर्नमेंट की जेब में आया। बात समझ रहे हो? एक्स्ट्रा पैसा किसकी जेब में आया? गवर्नमेंट की जेब में आया। और ये एक्स्ट्रा पैसा खर्च कहाँ हुआ? वेलफेयर स्कीम्स में। लाडला भाई योजना, है ना, कल बताया था ना आपको परसों, एक लाडला भाई योजना है, या अच्छे स्कूल डेवलप करके, लोहिया हॉस्पिटल, एम्स बनाकर, नई रेलवे लाइन बिछाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना देके, आयुष्मान के तहत जो है फ्री में इलाज कराकर, बच्चों को सब्सिडी देके, इसमें खर्च हुआ।
तो क्या है, जो कम्युनिज्म है वो इस तरह की बात करता है कि हमको इक्वालिटी लानी है, इक्वालिटी लानी है। बात समझ रहे हो? और कम्युनिज्म का जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो तो यहां तक कहता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करो और आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार मिल जाएगा, मिलना चाहिए। You work according to your capacity and you will get according to your need. बात समझ रहे हो? तो प्रोफेसर ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और हमें जो जरूरत हो वो हमको मिल जाए? ये तो संभव ही नहीं है क्या? ऐसा संभव कि सर मेरा मन कर रहा है 5 घंटे मेरी क्षमता से हम बैठ नहीं सकते काम करने का, लेकिन मुझे मिल जाए पूरी सैलरी? संवाद कहता है कि ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है? तो कहता है कि अपनी फैमिली में देखो, सबसे अच्छा कम्युनिज्म का एग्जांपल आपकी फैमिली में मिलेगा। जैसे एक फैमिली में 5 से 6 या 7 लोग रह रहे हैं, मान लो दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, ठीक, 7 लोग की 8 लोग की फैमिली में हर कोई कुछ कुछ काम कर रहा है। जैसे दादी हैं, पता चला आपका सब्जी काट दे रही हैं, और क्या क्या काम कर सकती हैं? झाड़ू लगा सकती हैं, सफाई कर सकती हैं, छोटे बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, है ना? ये भी तो काम है कि भाई इसको लिटा दिया देखते रहना। एक व्यक्ति फ्री हो गया, अपना बाकी काम कर सकता है। दादाजी हैं, कुछ अपना सब्जी उगा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। फादर हैं, कहीं जॉब पे जा रहे हैं। मम्मी है, अपना घर का काम देख रही हैं। बच्चे हैं, अपना पढ़ाई करने चले गए। सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और लास्ट में क्या हो रहा है? जो सैलरी आ रही है टोटल, वो कैसे बढ़ रही है? आपके काम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार बढ़ रही है? नीड के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है दिन भर इतना काम किया तो ये लो 100 रुपए मजदूरी, पढ़ाई की मजदूरी तो नहीं मिलती आपको। आपको आपकी आवश्यकता ऐसा मिलता है। सबसे गरीब व्यक्ति आप ही लोग रहते, घर के सबसे गरीब सदस्य आप ही रहते। घर में क्या है? इक्वालिटी है। भले ही दादी को एक भी पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी वो गरीब नहीं, और भले ही सबसे ज्यादा पैसा आप ले रहे हैं घर से फिर भी आप अमीर नहीं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको मिल जा रहा है। अब इसी चीज को आप प्रोजेक्ट करो, नेशनल लेवल पे ऐसा हो जाए, नेशनल लेवल पे हो जाए कि आप जो काम करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, आप काम करो। जैसे आपके घर में 7 लोग हैं, सबकी अलग अलग आवश्यकता है, सबको सरकार अलग अलग दे दे। जैसे वृद्ध लोगों की कोई आवश्यकता है, उनको क्या मन करता है, चले थोड़ा सा बुढ़ापे में बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कराएं। यही तो उनकी इच्छाएं होती हैं, यही उनकी आवश्यकता है। 4 धाम की यात्रा कराएं, तो सरकार क्यों ना 4 धाम यात्रा करा दे उनको। बहुत सारे सब्सिडी मिलता है। जैसे अभी अयोध्या बना तो कई राज्य सरकारों ने स्कीम चलाया। इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी में लास्ट में होता है कि चलो हज यात्रा कराएं, तो सरकार हज यात्रा पे सब्सिडी देती है, उनकी आवश्यकता पूरी कर रही है, दे रही ना। इसी तरह उनको क्या चाहिए कि हमको यार थोड़ा सा पैसा जो रखे हैं उसके इंटरेस्ट हमको चाहिए। तो आप देखोगे हमेशा सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना। कई जगह वृद्धा पेंशन योजना चलती है, कई जगह विधवा पेंशन योजना चलती है। सीनियर सिटीजन के लिए पहले रेलवे में कंसेशन चलते थे, अब वो खत्म कर दिया गया है ना। वयोवृद्ध योजना, प्रधानमंत्री वयोवृद्ध योजना चलती है ना। हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए कुछ काम करता है। इसी तरह एक गृहिणी है, उसकी कुछ आवश्यकता है, उसकी कुछ आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है उसकी? उसको क्या चाहिए? वो चाहती है कि वो भी कुछ काम करे, वो भी कुछ काम करे, मतलब खाना वाना बनाने के बाद जो समय बचे उसके लिए कुछ काम करे, है ना। तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। अभी एमपी की एक स्कीम थी मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, सॉरी लखपति दीदी योजना। सुना आपने इसके बारे में? क्या था इसमें? क्या था लखपति दीदी योजना? और ये जो दीदी होंगी वो जरूरी नहीं कि अनमैरिड हो, वो मैरिड भी हो सकते हैं। अब कहते अच्छा लगता है लखपति आंटी योजना इसलिए
अगर ऐसा कहते तो लोग विरोध कर देते ना, तो इसलिए उसको लखपति दीदी योजना ही रखा गया, राइट? लखपति। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर महिलाएं एक ग्रुप बना लें और बोले कि हम लोग यहाँ पे अपने घर पे ही अचार बनाने का कार्यक्रम चलेगा, हमारा यहाँ पापड़ बनाएंगे, तो उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। उनको सरकार सहायता प्रोवाइड करेगी, ये पैसा लीजिए, इससे आप अपना कोई रोजगार धंधा शुरू करना चाहती है तो कीजिए। इसी तरह हर जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है जिसकी कोई आवश्यकता है उसको सरकार कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब सरकार के हाथ में रिसोर्सेज होगा, इक्वालिटी होगी, है ना? तो हम लोगों ने कम्युनिज्म तो नहीं अपनाया कि भाई जिसको जो आवश्यकता है वो दे दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने सोशलिज्म अपनाया, जहां हम इक्वालिटी लाने का प्रयास करते हैं और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बैन नहीं लगाते। आपकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। अगर मान लो ये कहते जाए कि आप जमीन खरीद ही नहीं सकते, तो आधा करप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। लेकिन लोग परेशान किस बात के लिए होते हैं कि भाई हमारा घर ऐसा बने, ये बने, इसको लाइब्रेरी हो, बड़ा घर हो। घर खरीद ही नहीं सकते हो। सारे घर किसके होंगे? सरकार के। सरकार फ्लैट बनाएगी, आपको आवश्यकता, आपकी जो जॉब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 2 BHK 3 BHK या अगर लैंड पे है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो घर मिल जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे एक्सट्रीम कम्युनिज्म लाया गया, वहीं पे आपको देखने को मिलता है। चाइना इस तरह का सोच रहा था, पर उसने भी, मतलब आप बोलोगे चाइना कम्युनिज्म से पूरी तरह हट गया, वो कम्युनिज्म अब नहीं, वो कैपिटलिज्म की तरफ। इसमें अगर आप देखोगे ये जो सिस्टम है, ये हमेशा अट्रैक्ट किसको करेगा? किसको अट्रैक्ट करेगा? जो गरीब तबका है उसको अट्रैक्ट करेगा, अमीर तबके को अट्रैक्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हम रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अमीरों के ऊपर कि नहीं आप इस फील्ड में फैक्ट्री नहीं डाल सकते, ये कंपनी नहीं डाल सकते। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसका 30% आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, 35% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो अमीर इसको नहीं फॉलो करेगा। अमीर किसको चाहेगा? रिच क्लास, कैपिटलिज्म चाहेगा, जहां पर आजादी हो, जहां पे आजादी हो। आप देखो जहां भी कैपिटलिज्म है, यानी कि जहां भी पूंजीवाद है, पूंजीवाद हमेशा किसको फोकस करता है? लिबरलिज्म को, उदारवाद। समझ रहे बात को? और जहां भी कम्युनिज्म है, जहां भी कम्युनिस्ट है, जहां भी साम्यवाद है, यहाँ पे फोकस किस पे है? समानता लाने पे, इसको इक्वालिटी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक? अब मुझे ये बताओ, जो गरीब वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है, जो खेती करने वाला व्यक्ति है, वो कौन सा सिस्टम पसंद करेगा? पूंजीवाद में रहना? इसीलिए कभी भी तुम देखते होगे ये जो झंडा होता है कम्युनिस्ट का, वो लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग क्या होता है, ये लेबर क्लास को डिनोट करता है। लाल रंग जल्दी गंदा नहीं होता है। जो फील्ड में काम कर रहा है व्यक्ति, वो अगर उसको लाल कपड़े पहनाओ तो क्या होगा? जैसे वो क्या होगा कि उसके कपड़े जल्दी गंदे नहीं होंगे। जैसे आप देखोगे कि रेलवे स्टेशन पे जो कूली काम करते हैं, उनका ड्रेस रेड कलर का होता है। रेड कलर का होता है क्योंकि वो रेड कलर जल्दी गंदा नहीं होता है। व्हाइट भी जल्दी गंदा हो जाएगा, ब्लैक भी जल्दी गंदा हो जाएगा, ब्लू भी जल्दी गंदा हो जाएगा। रेड कलर जल्दी गंदा नहीं होता, डार्क रेड कलर आता है वो जल्दी गंदा नहीं होता। तो देखोगे इनका हमेशा लाल रंग में अपने आप को डिनोट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इनका हमेशा तुम देखोगे जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक? और साथ में ऐसा देखा कहीं? चाइना के कम्युनिस्ट झंडे में, नॉर्थ कोरिया के, ये क्या दिखा रहा है? ये दोनों चीजें क्या है? एक हथौड़ा है। हथौड़ा कौन यूज करता है? यूज करता है।
उसका सिंबल है। और दूसरा क्या है? हसिया, हसुआ जिसको बोलते हैं। ये क्या डिनोट करता है? किसान को। ये किसान का औजार है। तो ये किसानों और मजदूरों को हमेशा ये आइडियोलॉजी अट्रैक्ट करेगी। अब देखो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, कहीं पे कैपिटलिज्म अच्छा लग रहा है, कहीं पे कम्युनिज्म अच्छा लग रहा है। ये वाला ग्रुप हमेशा क्या कह रहा है कि नहीं कैपिटलिज्म आना चाहिए, कैपिटलिज्म से प्रोग्रेस होगा। अच्छा एक बात और, आप बोलोगे सर जब इतना ही कम्युनिज्म अच्छा है तो सभी देश कम्युनिज्म क्यों नहीं अपनाए, या कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी तक कम्युनिज्म जो आप फिलॉसफी बता रहे हो कि आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करो और आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अभी वर्तमान समय में ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये फिलॉसफी हर जगह फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि ह्यूमन नेचर हम घर पे जब काम करते हैं तो हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, है ना? कंपैरिजन नहीं करते हैं कि भाई मेरा छोटा भाई भी काम नहीं कर रहा है फिर भी उसको खाना मिल रहा है, उसको भी कपड़े मिल रहे हैं, मेरा बड़ा भाई का। वहां पे हम एज अ फैमिली काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम समाज में, सोसाइटी में आते हैं तो ह्यूमन नेचर क्या कहता है? अरे अगर कम काम करने से भी पूरी सैलरी मिल रही है तो ज्यादा क्यों करें? सरकारी कंपनियों की एफिशिएंसी क्यों कम है? इसीलिए तो कम है कि अगर उनको लगता है शाम को 5 बज जाए तो सैलरी बन जाएगी मेरी, तो किसी तरह मुझे शाम के 5 बजाने हैं, किसी तरह मुझे शाम के 5 बजाने हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर और सरकारी स्कूल के टीचर में क्या अंतर देखते हो? उनका पहला लक्ष्य होता है कि दौड़ के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दो। एक बार अटेंडेंस लग गई तो सैलरी बन गई, फिर पूरा दिन काटना है, राइट? वो क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स है, वहां सैलरी फिक्स है, वो आएगी, बस आपको 30 तारीख तक पहुंचना है किसी तरीके से। जबकि प्राइवेट में क्या है, आपकी मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी एफिशिएंसी चेक हो रही है। अगर आप नहीं अच्छा डिलीवर करोगे तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और से, ये डर है। इसीलिए साम्यवाद जो जहां भी लाने की कोशिश की गई, ये ह्यूमन नेचर की वजह से फेल होते हैं। एक लाइन है कि साम्यवाद हमें यह नहीं बताता कि मनुष्य अच्छा क्यों हो, हम ज्यादा काम क्यों करें। ये साम्यवाद यहाँ पे फेल हो जाता है। साम्यवाद घर, देखो समझ रहे बात को, जब हम फैमिली में होते हैं, घर के अंदर काम करते हैं तो हमारी मेंटालिटी अलग होती है। जब हम सिस्टम में जाते हैं, देश में आते हैं, हमारी मेंटालिटी अलग होती है, खासतौर से इंडियंस की। अपने घर के सामने किसी कोई कूड़ा फेंक नहीं सकता, सर फोड़ देगा इंडियन, है कि नहीं? अगर अपने घर के एक फर्श है, इसमें खरोच आ जाए तो देखो पूरा घर सर पर उठा रहे, किसने किया है। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, सड़क पे होते हैं, यूं उछाल उछाल के कूड़ा फेंक रहे होते हैं, है ना? तो ये देश के साथ अपनापन जब नहीं आएगा तो साम्यवाद सक्सेसफुल नहीं होगा। अब देखो दोनों ही आइडियोलॉजी अपने आप में, इसमें कुछ एडवांटेज है, इसमें भी कुछ एडवांटेज है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है, इसका कुछ डिसएडवांटेज। तो दोनों सोचेंगे, ये वाले जो कंट्री सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करें। अब ये देखो यूएसए, ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? ब्राजील। ये कौन सा देश है? ये यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो देश है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देश सब कैपिटलिज्म में चले गए। पूरा देखो यूरोप है, पूरा जो यूरोप है किसके अंदर में चला गया? और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ये भी कैपिटलिज्म अपना लिया अमेरिका से दोस्ती के चक्कर में, है ना? ये भी कैपिटलिज्म अपना लिया। दूसरी तरफ रशिया क्या कर रहा है? किसको किसको अपने प्रभाव में लिया हुआ है? चाइना को, रशिया को, चाइना को। इधर देखो वियतनाम है ना? इधर देखो सोमालिया,
है ना। और इधर ये बेलारूस, लात्विया, लिथुआनिया, ये सब कंट्रीज हैं, है ना। इन कंट्रीज को, सीरिया वगैरह को भी ये अपने उसमें ले रखा है, लेकिन कम है, इनके पास देश कम है, इनके पास देश ज्यादा है। ठीक, जो सिंपल बनाया है ना, मैं सोच रही थी कि वो चाइनीज भाषा में कुछ लिखा गया। हे भगवान, किसी का ना करो, मेरा कल्याण कर दो। अब तुम्हें समझ में आया। सिंपल बनाने का बताए भी तो थे कि ये क्यों बनाए हैं। वो जो रसिया और रतौड़ी का, हाँ, वो जहां भी तुम देखोगे कम्युनिस्ट होगा तो इसी सिंबल को फॉलो करेगा। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग देश है, पूरे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में आपको ब्लू कलर दिख रहा है, सिर्फ एक जगह रेड कलर दिख रहा है। ये कौन सी कंट्री है? इस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैप बना देगा, पूछेगा ये रेड कलर जो कंट्री है ये कौन सी है। तो ऐसे तो मैप में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप अंदाजा कैसे लगाओगे? यार यहाँ पे सर ने बताया था एक कंट्री थी जहाँ पे मिसाइल लगा दिया था रशिया ने। ये एक ही देश हो सकता है, ये वो है क्यूबा, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपने पढ़ी हुई है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो देश बच जाते हैं, जैसे अफ्रीका के ये देश है ना, इधर आपके जो, हाँ, खाड़ी देश है वो, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, ये सारे कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो पहले कभी ना कभी ब्रिटेन के या फ्रांस के गुलाम रहे हैं, है ना, कॉलोनी रहे, जिसको बोलते हैं सही शब्दों में कॉलोनी रहे। अब इनको भी ऑप्शन दिया जाता है, जैसे इंडिया है, इसको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप या तो रशिया को ज्वाइन कर लो या इसको ज्वाइन कर लो। इनसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी वाली सिस्टम अपनाओगे, कैपिटलिज्म अपनाओगे कि सोशलिज्म अपनाओगे, है ना। अगर कैपिटलिज्म अपनाओगे तो आप क्या करोगे, ओपन इकोनॉमी रखोगे। ओपन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? खुली अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब हुआ? प्राइवेट कंपनीज अलाउड होंगी, या तो आप क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था रखोगे। यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट कंपनी नहीं अलाउ होंगी, सिर्फ सरकारी कंपनी होंगी। तो भारत ने बोला देखो, ना हम कैपिटलिज्म अपनाएंगे, ना सोशलिज्म, ना हम कम्युनिज्म अपनाएंगे। इन्होंने बोला कि देखो, ना हम कैपिटलिज्म अपनाएंगे, ना हम कम्युनिज्म अपनाएंगे, हम एक बीच की चीज अपनाएंगे, सोशलिज्म। ना हम ओपन इकोनॉमी होंगे, ना हम मिक्स इकोनॉमी, ना हम क्लोज इकोनॉमी होंगे। हम कौन सी इकोनॉमी होंगे? मिक्स इकोनॉमी। पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज है कि इंडिया कर क्या रहा है। होता ना, दो धाराएं, आप तीसरी धारा बहा रहे हो बीच में। भारत जो है पूरा वर्ल्ड इसमें घिरा हुआ है कि कैपिटलिज्म अच्छा है कि कम्युनिज्म अच्छा है, उसमें इंडिया वाले अपना बता रहे हैं। तो क्या हमारा जो सोशलिज्म अच्छा है, ये क्या है? अरे मिक्स है, दोनों का अच्छा अच्छा लेंगे, हम उसको चलाएंगे। तो ये अलग चीज है, पूरा पार चल रहा है। अभी तक तो हम दोनों हुए थे, इसमें तीसरा एक देश उभर के आ रहा है। इसने क्या किया, इंडिया ने, इंडिया में थे जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इनका वर्ल्ड में भी बड़ा अच्छा स्टेटस था। लोग इनको ठीक है, लोग इनको, इनकी एक इमेज थी, इंटरनेशनल इमेज, जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी की इमेज है, कहीं वर्ल्ड में उनको लोग जानते हैं कि बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उनकी इमेज हो रही है। इसी तरह ये भी इमेज किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। और उस टाइम पे वो बहुत सारी किताबें लिखते थे, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। तो उनकी किताबें भी बहुत फेमस हो रही थी, उनको एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष के रूप में जाना जाने लगा। अब देखो हुआ ये कि इंडिया ने सोचा कि हम ये अपनाएंगे, और साथ ही साथ बाकी देशों को भी कहेंगे कि आप भी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के चक्कर में मत फंसो। आप जरूरी नहीं कि किसी एक गुट को ज्वाइन करो,
आप गुट निरपेक्ष भी रह सकते हैं, आप गुट निरपेक्ष भी रह सकते हैं, ठीक है। अपने जैसे देख रहे हो जो ये ग्रे कलर में दिख रहा है, ये सब वो कंट्री हैं जिन्होंने ना ही कैपिटलिज्म अपनाया ना ही कम्युनिज्म। इन सब ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत या नॉन अलाइंड पॉलिसी के तहत एक थर्ड वर्ल्ड बनाया। सर ये जो गुट आंदोलन या थर्ड वर्ल्ड बनाने की बात है, इसमें भारत ही सबसे पहले शामिल हुआ कि अन्य देश? जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स बताए, इसका जो आइडिया दिया था सबसे पहले कि ऐसा भी कर सकते हैं, ये सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया, ठीक है। और इसमें 5 देश सबसे पहले सम्मिलित हुए थे। कौन से वो 5 देश थे? घाना, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट, मिस्र, है ना। ये 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। धीरे धीरे इसमें बाकी देश ज्वाइन करते रहे। आज के समय में 120 देश हैं, 120 कंट्रीज हैं जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत थर्ड वर्ल्ड को ज्वाइन किए। अब कहोगे सर ये थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया क्या है? इसके लिए आपको पहली दुनिया पता होना चाहिए। जो अमेरिका और उसके एलाइज हैं, इनको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, पहली दुनिया, ठीक। जो रशिया और चाइना इनके एलाइज हैं, उनको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं। थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं इंडिया और उसके जो एलाइज हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया हम लोग बोलते हैं। ये बात दिमाग में रहेगी। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड क्या होता है, ये याद रहेगा। अच्छा, अब देखिए इंडिया को ये समझ में आया कि अगर हमको, देखो यहाँ पे क्या है, अगर इंडिया और बाकी देश भी, भारत और ये देश भी कम्युनिज्म को ज्वाइन कर लेते, कम्युनिज्म को ज्वाइन कर लेते, और ऐसा थर्ड वर्ल्ड वालों को लग भी, ये अमेरिका वालों को लग भी रहा था, क्योंकि हमारी जो फिलोसफी है सोशलिज्म, तो थोड़ी थोड़ी कम्युनिज्म से मिलती है ना, थोड़ी थोड़ी कम्युनिज्म से ही मिलती है। क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ, सारी सरकारी कंपनियां थी, प्राइवेट बहुत ही गिनी चुनी, बहुत थोड़ी सी कंपनियां हुआ करती थी। तो इनको लगता था कि जब चाइना, पहले रशिया में कम्युनिज्म आया, रशिया से चाइना में आया, तो चाइना से इंडिया में भी आ सकता है, ऐसा लगता था, है ना। तो इस वजह से तो फिर ये इंडिया और इन लोगों ने, ये जो देश है, इन्होंने कहा कि हम लोग इनके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर इंडिया को ऐसा लगा कि अगर हम कम्युनिज्म ज्वाइन कर लें तो क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो बाकी कंट्री भी किसी न किसी को तो ज्वाइन कर लेंगे, पूरा वर्ल्ड 2 गुटों में बढ़ जाएगा, पूरा वर्ल्ड 2 गुटों में बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई टेंशन होगी। जैसे 2 देशों में कोई टेंशन हुई, मान लो 2 देश है यहाँ पे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में भिड़ गए। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने आ जाएंगे सारे साम्यवादी देश, चाइना, रशिया। साउथ कोरिया को सपोर्ट करने आ जाएंगे सारे कैपिटलिस्ट कंट्री, पूरा यूरोप और ये। तो कहीं भी छोटी सी चिंगारी होगी तो पूरा जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। जैसे मान लो ये क्लास है, आधे लोग एक ग्रुप बना लिए, गुट बना लिए, है ना, ये तिवारी गैंग और ये दुबे गैंग, ऐसे है ना। तो कहीं भी तुम लोग आपस में दो लोगों के झगड़े होंगे तो पूरी पूरी क्लास भिड़ पड़ेगी, मेरे ग्रुप मेंबर को कैसे तुमने छेड़ दिया, समझ रहे हो। अगर इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नहीं अपनाता तो पूरा वर्ल्ड क्या होता, 2 ग्रुप में बढ़ जाता, और कहीं वर्ल्ड में कोई लड़ाई चल रही होती, वो कन्वर्ट हो जाती वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि रोकने वाला, बीच बचाव करने वाला कोई नहीं है इसमें। तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग ना फर्स्ट वर्ल्ड ज्वाइन करेंगे ना सेकंड वर्ल्ड, हम अपनी दुनिया बनाएंगे, थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि हमारी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं। हम अपना आपस में कोऑपरेट करेंगे, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और सहयोग करके एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब ये बात कब हुई, 1955 में 1955 में क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका के देशों की कॉन्फ्रेंस हुई, एशिया और अफ्रीका के देशों की कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने एक
इसका पूरा पीडीएफ बनाया है। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है ना? उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको भेज दूंगा। 4 पेज का पीडीएफ है, आराम से घर में बैठ के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को पढ़ना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। लेकिन वो क्या समझ आएगा जब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे, तो वो पूरा पीडीएफ पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, है ना? तो जो समय बचेगा उसको हम लोग डिस्कशन में लगा देंगे, है ना? डिक्टेट करने में जो समय बच जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे एशिया अफ्रीका की एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस होती है बांडुंग, ठीक है? बांडुंग कहाँ पे है आपका? इंडोनेशिया में। 1955 का समय है, एशिया अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस हो रही है। जवाहरलाल नेहरू जी बांडुंग गए, वहां पर वो अपने मित्रों के साथ बैठ के बोल रहे हैं कि यार हम लोग जो है कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे नेहरू जी बताया ना, मैंने पढ़े लिखे व्यक्ति जाने जाते थे बहुत ज्यादा, तो लोगों से पूछे कि नेहरू जी बताइए क्या किया जाए, कैपिटलिज्म ज्वाइन किया जाए, रशिया वाला ब्लॉक ज्वाइन किया जाए, या यूएसए वाला ब्लॉक ज्वाइन किया जाए, क्या लगता है हमारे हित में क्या होगा? तो नेहरू जी ने सबसे पहले बोला कि अगर अपना हित चाहते हो, अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से देखो, तो हमको कोई भी ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहिए और हमको नॉन अलाइनमेंट पे ध्यान देना चाहिए, गुट निरपेक्ष पे ध्यान देना चाहिए, और हमको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, है ना? हम लोग क्यों ना अपना एक ग्रुप बनाएं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम करके एक अपना क्यों ना ग्रुप बनाया जाए। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है कि नाम का गुट निरपेक्ष आंदोलन का आइडिया किसने प्रतिपादित किया, हु गेव द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो क्या आंसर होगा? अगर आपसे पूछता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आइडिया कहाँ पे दिया गया, तो क्या आंसर होगा? बांडुंग। कहाँ पे है बांडुंग? इंडोनेशिया में, है ना? ये आइडिया यहीं पे ओरिजिनेट हुआ। अब जब आइडिया ओरिजिनेट होता है तो इसके पीछे पूरा सिस्टम बनाने में थोड़ा सा समय लगता है ना? इसको करते करते 1961 में पूरा ये नाम का हम लोगों ने एक पूरा, ऐसे G20 है वैसे ही समझो, नाम की एक पूरा ग्रुप बना लिया और अपने साथ जो हमारे जैसा सोचने वाले देश थे उनको जोड़ा, और पहला जो समिट हुआ, फर्स्ट नाम समिट, ये कहाँ पे हुआ? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पे है? यूगोस्लाविया, है ना? यूगोस्लाविया, ठीक। बेलग्रेड में 1961 में ये कॉन्फ्रेंस होता है, पहला नाम का समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, राइट? नाम का समिट होता है। अब इसकी वजह से तुम देखो, इतना समझिए, अब इसकी वजह से देखो यहाँ पर क्या होता है। हाँ, सर्बिया अलग है, देश है, देश है। सर्बिया तो वो है ना भाई, सर्बिया ये सब यूरोप की तो कंट्री है यहाँ पे, यूगोस्लाविया, सर्बिया, सर्बिया में ही तो मारा गए थे। यूगोस्लाविया देश नहीं है, ये कह रहे हो? हाँ, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, चेक करो। बेलग्रेड कहाँ पे है? यूरोप में तो है ही। अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो ये बाद में टूटते रहे ना, ये तो देश बाद में बने हैं। 1992 तक बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी था। 1992 तक बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया की राजधानी था, यानी कि जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड में,
तो उस समय बेलग्रेड यूगोस्लाविया में था। वो यूरोप की जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा यूगोस्लाविया टूट गया, यूगोस्लाविया टूट गया, है ना। समझ रहे हो क्या कंफ्यूजन हो गया तुम लोगों को? आज के टाइम पे बेलग्रेड सर्बिया में है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बेलग्रेड यूगोस्लाविया में था। तो आईआर के हिसाब से जब आपको फाउंडिंग बताना पड़ेगा तो यूगोस्लाविया बताना पड़ेगा। 1992 तक जो बेलग्रेड शहर है वो यूगोस्लाविया के पास ही था, है ना, 1992 तक। अरे यूएसएसआर का विभाजन हुआ था ना बाद में, तो बहुत सारे कंट्रीज की बाउंड्रीज कैपिटल चेंज हुए थे उस टाइम। ठीक, अच्छा अब फिर से देखो, फिर यहाँ ध्यान दो, ये जो समय है 1955 1961, है ना, ये नेहरू जी का बड़ा बोलोगे कि गोल्डन पीरियड चला 5 से 6 साल। क्यों? पूरे वर्ल्ड में एक लीडर था अमेरिका, दूसरा लीडर रशिया, और बीच में हम अलग तरह से एक लीडर की तरह उभर रहे हैं इंडिया। इंडिया के नेतृत्व में एक अलग ब्लॉक बन रहे हैं, समझ रहे हो? कहाँ ये बड़े बड़े सुपर पावर और कहाँ हम अभी अभी आजाद हुए, 5 साल पहले आजादी मिली हमको, हम भी, हमारा भी एक स्टेटस बन रहा है वर्ल्ड में। हम भी ग्रुप्स बना रहे हैं, 5 देशों से हमने भले ही स्टार्ट किया लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। अफ्रीका के कंट्रीज के हीरो हैं हम लोग, एशिया के कंट्रीज के लीडर बन रहे हैं इस देश के अंडर में। दूसरा आप देखोगे, आगे पढ़ोगे, भारत ने इसी पीरियड में पंचशील समझौता कर लिया। किसके साथ? चाइना के साथ। पंचशील समझौता आगे और बताएंगे, पर इसका अभी समझ लो, इसमें है कि ना हम तुम्हारे ऊपर लड़ाई करेंगे ना तुम हमारे ऊपर लड़ाई, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। ना तुम हमारे ऊपर आक्रमण करोगे ना हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तुम हमारी सीमा की रक्षा, सीमा को क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट दोगे, हम तुम्हारी सीमा को रेस्पेक्ट देंगे। तो नेहरू जी ने को लगा यार ये तो बड़ा सही हो गया, पूरे वर्ल्ड में हम एक थर्ड वर्ल्ड के लीडर बन गया इंडिया। एक तरह से चाइना के साथ हमारा थ्रेट था, इसको हमने संभाल लिया, इसके साथ पंचशील समझौता कर लिया, और साथ में चाइना को खुश करने के लिए बोला कि आप यूनाइटेड नेशन में के सिक्योरिटी काउंसिल में आप मेंबर बन जाओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप मेंबर बन जाओ। बात को समझो, यूनाइटेड नेशन में किसका दबदबा है? यूनाइटेड नेशन में किसका दबदबा है? अमेरिका का। चाइना क्या है? कम्युनिस्ट। तो ये अमेरिका वाले कैसे कम्युनिस्ट कंट्री को यूनाइटेड नेशन में घुसने दे सकते हैं? पहली मेंबरशिप तो हमको मिलेगी ना, क्योंकि ये कंट्री है जो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो दोनों ही लोग हमको ऑफर कर रहे थे, रशिया भी हमको दे रहा है, हम अपना भागर नैम्बल डैम बनवा रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट बनवा रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं। हम तो हीरो थे ना, सभी लोग हमको पूछ रहे हैं कि तुम कैपिटलिज्म अपना लो, नाटो में शामिल होगे, है ना, या वार्सा पैक्ट में शामिल होगे। कल एक गलती से वार्से नाम बोल दिया था, वार्से नाम नहीं है, वार्सा है, वार्सा है ना, वार्सा पैक्ट, वार्सा WARSA, वार्सा। देखो इधर देखो, अभी छोड़ो, अभी सही करा देंगे इसको, इधर देखो। अब इंडिया के साथ देखो हो क्या रहा है यहाँ पे इस टाइम पीरियड में, कि ऐसा लग रहा है इंडिया ने एक ऐसी सुपर फॉरेन पॉलिसी बना दी जिसका कोई तोड़ ही नहीं, जबरदस्त टाइप की। हम लोग एक लीडर बन गए हैं, ऐसा अभी भी आजाद हुआ देश जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं अपना, लेकिन वो लीडर बन गया है, पूरे थर्ड वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहा है ना। लेकिन ये बात जमी नहीं किसको? चाइना वाले। उनको लगा यार हमारे पड़ोस में रह के पूरे वर्ल्ड में इसका दबदबा है, हमारा पड़ोसी हमसे आगे कैसे निकल सकता है। तो इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि
अभी चाइना जिंदा है, ठीक है। 1961 में क्या हो रहा है, पहला नाम सबमिट हो रहा है और पहला चाइनीज अटैक कब हुआ हम पे, 62। अगले ही साल 1962 में 1962 में चाइना अटैक इंडिया। बोला तुम तो नाम के मेंबर हो ना, चाइना अटैक इंडिया, ठीक। चाइना ने हम पे अटैक कर दिया। अच्छा ये बताओ होना क्या चाहिए, अगर चाइना हम पे अटैक करे और हम नाम के लीडर हैं तो होना क्या चाहिए था? क्या बोला? नाम के जितने भी देश हैं सबको सपोर्ट करना चाहिए था इंडिया को। अपनी सेना लेकर आए, कैसे हमारे लीडर को तुमने टच कर दिया? जैसे मान लो अमेरिका के ऊपर हमला हो तो यूरोप के सारे कंट्री खड़े हो जाएंगे, रशिया के ऊपर हमला हो तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, जितने भी सीरिया जितने वो खड़े हो जाएंगे उनके साथ। तो इंडिया पे हमला हो तो नाम के सारे एटलीस्ट फाउंडिंग जो मेंबर है वो खड़े हो जाने चाहिए, मिस्र को तुरंत सपोर्ट करना चाहिए, इंडोनेशिया को सपोर्ट करना चाहिए। हुआ क्या, सब भाग गए, कोई हमको सपोर्ट नहीं किया। इवन घाना और इंडोनेशिया ने तो चाइना को सपोर्ट किया। घाना और इंडोनेशिया ये जो दो फाउंडिंग मेंबर्स थे, आपको जो मटेरियल देंगे उस पर लिखा होगा, घाना और इंडोनेशिया ने प्रो चाइना पॉलिसी अपनाई, यानी चाइना को सपोर्ट करने चले गए। ऐसा झटका लगा जवाहरलाल नेहरू को, कुछ टाइम बाद ही उनका देहांत हुआ। फॉरेन पॉलिसी इतनी गंदी चीज है, जान जाती है यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो डोमेस्टिक नहीं है कि सत्ता जाएगी भाई। डोमेस्टिक पॉलिसी में आप जब कुछ गड़बड़ी करोगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा पता चला, एक हिस्सा दूसरा लेके चला जाएगा। चाइना ने होना ये चाहिए था ना कि नाम के सभी मेंबर उनको सपोर्ट करें। अब नाम यहीं से डिग्रेड होना, पहले ही सबमिट के बाद डिग्रेड होना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, 1970 का टाइम पीरियड। 1970 में हम लोगों ने क्या किया, इंडो रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। क्यों साइन की? क्योंकि इस पीरियड तक आते आते चाइना के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया था। तो हमारे पास कोई ऐसा दोस्त तो होना चाहिए था ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब की सिचुएशन में हमको बचा सके, न्यूक्लियर बॉम्ब की सिचुएशन में हमें बचा सके। तो हमारी मजबूरी थी भाई, हम लोगों ने रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर दिया। अब नाम के मेंबर्स ये कहने लगे, तुम तो कह रहे थे किसी से समझौता नहीं करोगे, तुम तो गुटनिरपेक्ष रहोगे, गुटनिरपेक्ष रहोगे। इससे क्या वो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट कर दिए जो हमारे अंडर में हमारे मेंबर कंट्रीज थे। क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं तुमको कि किसी ना हम लोग रशिया के साथ जाएंगे ना यूएसए के साथ जाएंगे, और हम खुद ही जाके साइन करा रहे हैं। नाम वैसे बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने और रशिया के साथ समझौता किया था इंदिरा गांधी ने। तो उनकी जो बेटी थी वो अपोजिट पॉलिसी अपना रही है अपने फादर से। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों के लिए, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या होगा, 1971 में कौन लड़ाई करेगा, पाकिस्तान इंडिया वॉर हो जाएगा, इंडिया वॉर हो जाएगा। यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे फिर इंडिया को लगेगा कि नाम वाले आके हमको हमारा साथ देंगे। होगा क्या, यहाँ पे जो फाउंडिंग मेंबर है इंडोनेशिया और दूसरा इजिप्ट, मिस्र, है ना, ये दोनों क्या से हैं, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। तो ये लोग पाकिस्तान का साथ देने लगे, पाकिस्तान का साथ देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए जब भी आप नाम का क्रिटिसिज्म लिखोगे, ये पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि नाम वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व आवर बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना। नाम की अपनी कोई हेडक्वार्टर नहीं है, अपना कोई वो नहीं है। ये क्यों हो पाए, क्योंकि ये जो मेंबर हमारे वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हम लोग डोमिनेट करेंगे, और वो जब हमारे पास युद्ध की स्थिति आ रही है वो भाग खड़े हो रहे हैं, वो हमारे दुश्मन देशों का साथ दे रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम की वजह से हम जो है अभी तक ठीक से थर्ड वर्ल्ड लीडर के रूप में एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ठीक।
एक और इसमें प्रॉब्लम आती है, 1991 में रूस का विभाजन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक, ये क्या है कि हम क्या बोल रहे थे, यूएसएसआर का विभाजन हो जाता है तो लोग बोलते हैं शीत युद्ध खत्म हो गया। कुछ मुद्दों पर समझौता भी हो जाता है, रशिया और यूएसए के बीच में शीत युद्ध खत्म हो जाता है, तो लोग बोलते हैं नाम का औचित्य ही क्या रहेगा। अब जब गुट ही नहीं रह गए तो गुट निरपेक्षता किस बात की, है ना, गुट निरपेक्षता किस बात की। तो ये बहुत यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में नाम का कोई रेलेवेंस है भी, कोई प्रासंगिकता है भी या नहीं भी है। इतनी बात समझ आई जो मैंने नाम के बारे में अभी तक आपको बताया, पूरी इसकी जो जर्नी रही है ना। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, हाँ आज के टाइम में भी नाम रेलेवेंट है। कैसे रेलेवेंट है ये देखिए, हाउ नाम इज रेलेवेंट, रेलेवेंस ऑफ, कैसे रेलेवेंट है। तो नाम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भले ही आइसोलेशन के लिए बनाया गया था कि हम क्या करेंगे, आइसोलेट रहेंगे वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स है ना, उसको न्यूट्रलिटी लाने के लिए। लेकिन आज नाम का यूज अलग तरीके से किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि नाम क्या है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए प्लेटफॉर्म है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है जहां हम अपनी बातों को जाके कह सकते हैं। अब मुझे बताइए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपना ग्रुप बना के सॉल्व कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोलो कि अगर हमको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता है, आईएमएफ जाना पड़ता है, तो क्यों ना हम इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक अपना बैंक बना दें कि वहां से हम लोन ले लें, किसी कंट्री को जरूरत हो, आपस में हम लोग सहयोग करें, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। जैसे एक रीसेंट एग्जांपल इसमें मिलता है कोविड 19 का। कोविड 19 के दौरान इंडिया ने वैक्सीनेशन बांटे थे, जितने भी अफ्रीका के गरीब देश हैं उनको जो है भारत बायोटेक का जो कोविड वैक्सीन था ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। नाम का ये भी एक रेलेवेंस है। आप देखते हो कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके पीछे बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका और यूरोपियन देश की है, क्योंकि फैक्ट्रीज उनके वहां पहले लगी। जब हमारे वहां लगना, भी हमारे वहां कब से प्रोग्रेस, 20-25 साल से प्रोग्रेस चालू है, और तब तक तो हमको पता भी चल गया था कि भाई इसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होता है। तो हमारे वहां जो फैक्ट्रीज हैं वो उतना प्रदूषण नहीं करती जितना प्रदूषण पिछले 100-150 सालों में अमेरिका और यूरोप की कंपनीज फैक्ट्रीज ने किया है। तो कायदे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना पैसा नहीं। अब उनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी आ गई है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब हो गया कि उनको पता है कि सोलार से लाइट कैसे बनाते हैं या इस फैक्ट्री का प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, पेटेंट करा के रखते हैं। पेटेंट समझ रहे हो कि बिना उनको पैसा दिया आप उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। तो गरीब देश क्या करेंगे, गरीब देश यही कहते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को फ्री में हमको ट्रांसफर कर दो। तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप होना चाहिए ना, हम अकेले डिमांड करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला, एज अ ग्रुप डिमांड करेंगे तब हमारी बात को अमेरिका और यूरोपियन देश सुनेंगे। तो उसके लिए भी नाम का रेलेवेंस बना हुआ है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के प्लेटफॉर्म के रूप में नाम जो है आज भी प्रासंगिक। आज जिस तरह से युद्ध के माहौल चल रहे हैं, आज भी प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, आज भी प्रॉक्सी वॉर हो रहा है। तुम देखो कहीं ना कहीं जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो बेसिकली क्या है, रशिया और अमेरिका का युद्ध है। इसमें हम आज भी गुटनिरपेक्ष की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गई है लेकिन समस्याएं अभी भी वही बनी हुई है। जो 100 साल पहले समस्या थी वही समस्या आज भी बनी हुई है। आप देखोगे
मेडिटेरियन सी का नाम सुना? यस सर। मेडिटेरियन सी के ऊपर जो देश है वो कौन से हैं? यूरोप है। मेडिटेरियन सी के नीचे जो देश है वो कौन से हैं? अफ्रीका के देश है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने पास सामान का यूज करते हैं, कोई भी सामान, कार का यूज किए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का यूज किए, लैपटॉप का यूज किए, और बाद में जब ये खराब हो जाता है तो इसको कबाड़ में अफ्रीकन कंट्रीज में बेच देते हैं डंप करने के लिए, कि अगर नदियां गंदी होंगी तो इनकी गंदी होगी। अगर जमीन में आप प्लास्टिक फेंक दो 10 फुट तो जमीन क्या खराब हो जाएगी? तो ये यूरोप क्या करता है, अपने वहां तो बहुत क्लीन नीट एंड क्लीन रहेगा, और सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो उठा के कहाँ डंप कर देता है? अफ्रीका के जो गरीब कंट्रीज वहां जाकर डंप कर देता है। एक मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं ना उसमें, तो वो दिखा रहा था कि देखिए एक बहुत पुरानी कार पड़ी हुई है, मर्सिडीज की, फोर्ड की, BMW की। तो ये होता है कि हाँ, इन देशों में आप जगह जगह इस तरह की पुरानी कबाड़ में कार देखोगे। होता है कि यार लोग आते हैं उन देशों से चला के, उन कंट्रीज में क्या है कि कार अगर आप बेचते हो, मतलब कबाड़ में बेचते हो, तो आपको कुछ पैसा भरना पड़ेगा, डिसमेंटल कराने का पैसा देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कार चला के आते हैं, कार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि एक कैसा कूड़ा घर की तरह यूज करते हैं गरीब देशों में, है ना। इन सब के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाकर वहां पे बातचीत कर सकते हैं, है ना, कि हमको ज्यादा टेक्नोलॉजी दो, ज्यादा पैसा दो, है ना। हमारे भी प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कुछ छूट दो। जैसे अभी तुम अमेरिका देखो, पावरफुल है, वो आके अपना सामान हमको बेच जाएगा, इंग्लैंड वाले अपना सामान आके हमको बेच देंगे। तो हमें भी जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो भी, उनके पास भी जो बेचने का चीज है उनको भी कुछ रियायत दो, कुछ सब्सिडी दो, जिससे वो अपना सामान जाकर विदेशी मार्केट में बेच सकें। इन सब के लिए नाम का रेलेवेंस अभी भी बना हुआ है। ये यहां तक आपने लिखा था ना, ये लिखा था कि रेलेवेंस ऑफ नाम क्यों क्वेश्चन किया गया था, कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, पर नाम का ये लिख लिया था ना। भारत ने सभी देशों के साथ हमेशा अच्छा किया है और दूसरे देशों का हमेशा भला सोचा है, लेकिन ज्यादातर समय हम इंडिया ने देखा है कि उसको धोखा मिला है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इंडिया को धोखा दिया है, और एक आम भारतीय के साथ भी ऐसा ही होता है। आप अच्छा करते हो लेकिन आपकी मुसीबत में कोई आपके साथ नहीं खड़ा। यही हमारे देश के साथ होता है। हो गया। कौन से 5 फाउंडिंग मेंबर थे नाम के? याद हो गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन ही तो लिखना था इसमें। जब ये सरकार का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो फिर इस पे सवाल उठेंगे भाई, जब गुट ही नहीं तो गुट निरपेक्ष किस बात का। तो इंडिया ये कहेगा भाई इस प्लेटफॉर्म को हम लोग खत्म नहीं करेंगे, है ना, भले ही गुट नहीं है लेकिन इसका हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जब इसकी प्रासंगिकता डिस्कस करेंगे
तो इसमें आपको एक बात और कह सकते हैं कि भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया हो, भले ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया हो, लेकिन आज के टाइम में हम लोग एक न्यू कोल्ड वॉर फेस कर रहे हैं, न्यू कोल्ड वॉर फेस कर रहे हैं। ये नया कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा है? आज के टाइम में जो नया कोल्ड वॉर है वो यूएसए और चाइना के बीच में है, यूएसए और चाइना के बीच में है। रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि चाइना ने ताइवान को घेर लिया था चारों तरफ और उसको बचाने के लिए अमेरिकन फोर्सेस पैसिफिक ओशन में उतर आई थी। तो फ्यूचर में अगर अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन कोई है तो वो कौन है? चाइना है। ठीक है, आज के टाइम में जो कोल्ड वॉर चल रहा है वो किसके बीच में? यूएसए और चाइना के बीच में है, यूएसए और चीन के बीच में। आप देखोगे कि न्यू कोल्ड वॉर चल रहा है। जब ट्रम्प की गवर्नमेंट आई थी लास्ट टाइम, उसने ट्रेड वॉर चालू किया था कि हम चाइना से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था। चाइनीज प्रोडक्ट की वजह से हमारे अपने अमेरिका के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, अमेरिका के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो अमेरिकन कंपनी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो बेरोजगारी की समस्या चालू हो जाएगी। उसने बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट को बंद कर दिया था। इस सिचुएशन में भी क्या होगा? अब अमेरिका कहेगा देखो इंडिया तुम भी जाओ ताइवान को बचाने के लिए, तुम भी जाओ ताइवान को बचाने के लिए, ताइवान को बचाने जाएंगे तो हमारी सीधी दुश्मनी चाइना से हो जाएगी। तो हम कहेंगे भाई हम भी इसमें गुट निरपेक्ष वाला रहेगा, हमको अब युद्ध में मत घसीटो, अपनी लड़ाई लड़ाई अपने लड़ो। इजराइल कहेगा हमारा साथ दो, फिलिस्तीन कहेगा हमारा साथ दो, कहेंगे हमारा तो गुट निरपेक्ष वाले हैं, हम लोग किसी का साथ नहीं देते, शांति की बात करते हैं, तुम भी शांत रहो, तुम भी शांत रहो। ठीक। तो अगर आप रेलेवेंस की बात करोगे तो आज के टाइम में जो प्रासंगिकता है वो है वर्ल्ड पीस। क्योंकि नाम किसने बना था? नाम का बेसिक ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड में, विश्व में शांति लेके आना। तो जब तक विश्व में शांति नहीं स्थापित हो जाती पूरी तरीके से तब तक नाम बना रहेगा। नाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है 120 देशों का जो वर्ल्ड में शांति की बात करते हैं, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। तो जब तक वर्ल्ड में पीस नहीं है तब तक नाम का रेलेवेंस है। इवन आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे पहले वो एक्चुअली वो फंसाने के लिए पूछता है, पहले वो डायरेक्ट आपसे रेलेवेंस ऑफ नाम नहीं पूछेगा। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा डू यू नो अबाउट नाम, बोलोगे यस सर आई नो अबाउट नाम, बता दोगे। बोलेगा कि व्हाई द नाम वाज फॉर्म, नाम क्यों बना था, तो बता दोगे सर ये कोल्ड वॉर सिचुएशन थी और उसमें यूएस और रशिया के बीच में दो मिलिट्री ब्लॉक्स बन गए थे, तो इंडिया ने प्रपोज किया कि हम लोग किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। ठीक, तो बोलेगा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया, अब तो रूस खत्म हो गया है, तो अब तो नाम को अबेंडन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नाम की कुछ रेलेवेंस बचा है या नहीं बचा है? अब तुम अपनी बातों में फंस जाओगे। हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं सर, वो किस तरह से फंसा है? तुम बोलोगे सर नाम का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो वर्ल्ड में पीस लाना था, और जब तक वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश नहीं जाती नाम का रेलेवेंस बना रहेगा। ठीक, इसमें जो मेंबर्स हैं इनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बचाए रखना। ठीक है, इसका हिंदी वाला नहीं क्या? ठीक है, तो ये मैं बोलते जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लिख लो, है ना। नाम देखो हिंदी में अगर लिखना चाहो तो नाम दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता उसके सिद्धांतों के कारण हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, बनी रहेगी। डैश पहला सिद्धांत है गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नाम की प्रासंगिकता उसके सिद्धांतों के कारण हमेशा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। ठीक, डैश पहला वर्ल्ड पीस या विश्व की शांति। ठीक,
तो अभी बस टॉपिक बता रहे हैं, जो आपको मटेरियल देंगे उसमें डिटेल लिखा रहेगा, फिर आप अपने वर्ड में इसको लिख सकते हो। विश्व में शांति, जब तक विश्व में अशांति है तब तक नाम का रेलेवेंस बना रहेगा। ठीक। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। क्या होगा इसका हिंदी? प्रीएम्बल में इंटीग्रिटी वर्ड आता है, क्या उसका मतलब है? इसमें क्या होगा? सीमा की अखंडता और संप्रभुता। ठीक। ये क्या कहना चाह रहा है इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है कि जब तक किसी भी मेंबर कंट्रीज की सोवरेनिटी पे खतरा होगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे खतरा होगा, तब तक नाम की रेलेवेंस बनी रहेगी। हाँ? नाम क्या है? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, तीसरी दुनिया का संरक्षक है ना? इसमें लिखोगे बुक पे नाम, NAM नाम, है ना? ऐसे नाम को NAM लिख सकते हो हिंदी में, NAM नाम तीसरी दुनिया के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तीसरी दुनिया की संरक्षक के रूप में कार्य करता है। थर्ड वर्ल्ड, अब पता चल गया आपको क्या है, किनके संरक्षण के लिए काम करता है ना? चौथा है सपोर्ट ऑफ यूएन, सॉरी ये 2 होगा, सपोर्ट टू यूएन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र को सहायता। जो नाम के कंट्री है वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अच्छी तरीके से काम करे, संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो। जैसे सुधार, किस तरह के सुधार की बात करेगा संयुक्त राष्ट्र में? कि भाई भारत एक ऐसा देश है, प्रॉब्लम इंग्लिश में लिख लिए। चौथा लिख लिए। पांचवा है इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें क्या होगा? एक समान विश्व, एक समान विश्व। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट। सांस्कृतिक विविधता और मानव अधिकार। सांस्कृतिक विविधता और मानव अधिकार। सांस्कृतिक विविधता और मानव अधिकार। ठीक है। सपोर्ट टू यूएन, तो इसमें क्या है? थर्ड वर्ल्ड के लिए काम करेगा, यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट करेगा, विश्व में बराबरी लाने की कोशिश करेगा। जैसे तुम देख रहे हो कुछ कंट्री के पास बहुत पैसा है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गरीब है। अगर शुरू के 20-25 कंट्री को छोड़ दिया जाए तो 150 कंट्रीज गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत जैसा देश जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में है, तो अफ्रीका के देशों की क्या हालत होगी? भारत जैसा देश जहां पर अनाज इतनी प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है, वहां भी भुखमरी सूचकांक में सबसे पीछे, 100 के ऊपर रैंक रहती है हमेशा, 103 107 रैंक चलती है। तो अफ्रीका के बाकी देशों की क्या हालत होगी? है? खुशहाली सूचकांक में हम 130वें नंबर से ऊपर, तो बाकी हमारे देशों की क्या हालत होगी? तो इसी चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है, इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर पर काम करने की जरूरत है ना? कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट। कल्चरल, जो देश बड़ा होता है, मजबूत होता है, वो अपने संस्कृति को तुम्हारे ऊपर लादने की कोशिश करेगा, क्योंकि संस्कृति को जब वो लाद देगा तुम्हारे ऊपर तो उसको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? जैसे हमारे वहां गर्मियों की शादी में दूल्हा क्या पहन के जाता है? शेरवानी पहनेगा या सूट पहनेगा, बंद गले का सूट, उस पर भी टाई लगा लेगा और पसीना ऐसे गिरता रहेगा, उसको लगेगा बहुत स्मार्ट बन गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सूट पहनना, पैंट शर्ट पहनना, ये किसने हमको सिखाया? वेस्टर्न कंट्रीज ने। इस ये जो हमको सिखा दिया है, या पूरे वर्ल्ड में तुम चले जाओ, सब लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, है ना, जीन्स पहन रहे हैं। इससे उनको कुछ फायदा हुआ क्या?
उनके कल्चर का विकास हुआ, उनकी इकोनॉमी का विकास हुआ। क्योंकि जब तुम सूट खरीदोगे तो तुम बोलोगे सर सूट तो इंडिया में बनता है। तो आज भी जो बड़े ब्रांड्स हैं, गुची, अरमानी, जिनके 2-2 लाख 5-5 लाख के सूट आते हैं, वो इंडिया में नहीं बनते हैं, वो आज भी फॉरेन से इंपोर्ट होकर आते हैं, है कि नहीं? तो उनके कंट्रीज को फायदा होगा। अगर हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को धोती पहनना सिखा दें या कुर्ता पजामा पहनना सिखा दें, लखनऊ की चिकनकारी सिखा दें, या पूरे विश्व की औरतों को साड़ी पहनना सिखा दें, तो किसकी इकोनॉमी को ज्यादा फायदा होगा? लोग बोलेंगे ऑथेंटिक सबसे बढ़िया साड़ी कहाँ मिलती है? भारत में। तो यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले उनमें चेंज लाना पड़ेगा। अगर हम किसी को धोती पहना, ऐसे अभी तुम 3-4 दिन पहले की न्यूज आ रही थी कि बेंगलोर में, कर्नाटक में एक किसान धोती पहन के एक मॉल में गया मूवी देखने, और मॉल वाले ने उसको घुसने नहीं दिया अंदर। हमारे देश का परिधान है, महात्मा गांधी जिंदगी भर धोती पहनते रहे, फादर ऑफ नेशन, और हमारे देश का दुर्भाग्य देखो कि धोती पहन के अपने ही देश के मॉल में एंट्री नहीं मिल रही है कि नहीं? दुर्भाग्य है ना। उसने जाके किसान यूनियन से शिकायत की, 1 हफ्ते के लिए मॉल बंद कर दिया गया। अभी रिसेंट केस बता रहे हैं। तो जो यूएस और वेस्टर्न वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? एक अपनी हेजेमनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप हमारा जब परिधान पहनोगे तभी आप मॉडर्न कहलाओगे। सब कुछ मॉडर्निटी का ही तो गेम है। मैं पहले दिन धोती कुर्ता पहन के आता, तुम सोचते अरे सर कहाँ से आ गए, कहाँ से इनको लेके आया गया, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे पक्का, है ना? ऐसे एक मेंटालिटी होती है। और मैं पहले दिन सूट पहन के आता और टाई लगा लेता, सब कुछ लग रहा है बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी, है ना? एक मेंटालिटी होती है। सूट पहन के आगे टाई भी लगा लिया, पॉकेट स्क्वायर भी लगा लिया, एक मेंटालिटी होती है। तो इसी चीज को आपको प्रिवेंट करना है। हर देश की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हर देश की कल्चरल डाइवर्सिटी, इसी को आपको प्रोटेक्ट करना है, इसी को बचाना है, इसी की संरक्षण करना है। हर जगह का जो परिधान है, खाना पीना है, वो उस कल्चर, उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। पिज्जा बर्गर हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। ये उन जगहों के लिए बनाया गया है जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, चीजें खराब नहीं होती हैं और अवेलेबल भी नहीं होती हैं। तो बर्गर में ब्रेड है, वो एक बार लेके आओ 4-6 दिन चल जाएगा आराम से ठंडियों में। उसके अंदर जो पाव डाल दो, आलू मिल जाए आलू डाल दो, टमाटर मिल जाए टमाटर डाल दो, प्याज डाल दो, चीज डाल दो, दुनिया भर के किचन में जो सामान पड़ा है सब डाल दो और उसको खा लो। हमें इस चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे में पूरे साल फूड की अवेलेबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ उगता है, तो हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई विशेष ओकेजन होता है तो हम लोग बासी खाना प्रेफर करते हैं। बहुत खुश हो जाएंगे तो बासी पिज्जा मंगा लेंगे, है ना? बर्गर खाना स्टार्ट कर देंगे, चाउमीन खाना स्टार्ट कर देंगे। जब हम लोग बहुत नॉर्मल होते हैं तब अपना विशेष भोजन चावल दाल रोटी सब्जी करते हैं, ठीक है? तो इसी चीज को प्रोजेक्ट करना है। दूसरी बात ह्यूमन राइट्स की बात रही, ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स के मानव को कुछ अधिकार मिले। जब आप धरती पे आए तभी आपको कुछ अधिकार मिले। अब कहीं पे कोई, जैसे मान लो कोई ऐसा शासक आ गया, है ना, जो अपने लोगों पे अत्याचार कर रहा है, तो उस देश की जनता को बचाने का काम आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन को बचाने का काम ये नाम कंट्रीज कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं कि नहीं आप इस तरह से अपनी जनता को ट्रीट नहीं करोगे। किसी देश पे कोई वायरस फैल गया, अफ्रीकन कंट्री में इतना देखते हो कुछ ना कुछ वहाँ फैलता रहता है, कभी मंकी पॉक्स आ जाएगा, कभी जीका वायरस आ जाएगा, है ना, उससे लोग मर रहे हैं, उसको बचाने का काम भी नाम कर सकते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं इसमें और भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ आपको समझ में आता है तो आप उसको जोड़ सकते हो। जब तक ये सारे मुद्दे बने रहेंगे
जब तक भुखमरी बनी रहेगी, बेरोजगारी बनी रहेगी, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता रहेगा, तब तक नाम इन सभी मुद्दों पे काम कर रहा है, इसलिए नाम का रेलेवेंस बना रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या इस क्वेश्चन को लिख पाओगे? ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट। इसमें जब भी लिखना तो पहले नाम के बारे में बताना कि 1955 में नाम बना था, और जो आपको पीडीएफ देंगे उससे भी आपको मदद मिल जाएगी लिखने के लिए, ठीक है? उसमें पॉइंट्स निकाल के उसमें लिखना, क्वेश्चन लिख लो, घर पे ट्राई करो। इसमें तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि नाम क्या है, कैसे बना था, पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई, कौन इसके फाउंडिंग मेंबर है, इसकी प्रासंगिकता पर क्यों सवाल उठे और इसकी प्रासंगिकता आज भी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसे 3 भाग में बताओगे। पहला इंट्रोडक्शन कि नाम क्या है, इसका पहला सबमिट क्या हुआ, इसकी फाउंडिंग मेंबर्स क्या है। दूसरे पैराग्राफ में आ जाओगे या दूसरे पार्ट में आप ये बताओगे क्यों इसकी प्रासंगिकता पे रेलेवेंस पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ये क्वेश्चन ही क्यों बन रहा है, और फिर तीसरे में इसकी प्रासंगिकता क्यों क्यों होगी। 1 2 3 4 5 पॉइंट डालोगे, 250 वर्ड बन जाएंगे। ठीक है? आप लोग सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करते हो कि रात में? रात में। रात में कितने बजे तक पढ़ते हो तुम लोग? 11 12 है ना? और जो सुबह उठते हैं वो कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। और फिर सोते कब हो? 5 बजे। 4 बजे सुबह उठ के 5 बजे फिर सोते है ना, 1 घंटा पढ़ के। एक ना प्रॉपर आपको अपना अपना अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। वो कब बनाते हो वो अलग चीज है। एक एक उसमें घंटे निर्धारित करो कि जो मुझे क्लास में पढ़ाया गया उसके लिए मैं 2 घंटा दूंगा। देखो जो चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको घर जाके जरूर पढ़ना है, क्योंकि तभी आपको वो डाउट आएगा, वो टीचर अवेलेबल होगा आपके अकेडमी में, आपको सॉल्व कर देगा। अभी मैं जब चला जाऊंगा फिर आईआर में डाउट आएगा तो फिर मुझसे तो नहीं पूछ पाओगे, कोई और अवेलेबल होगा उससे पूछ पाओगे। तो जितना पढ़ोगे उतना डाउट आएगा और अभी उसको पूछ सकते हो। जो पिछला पढ़ाया गया उसके लिए आधे घंटे 1 घंटे का रिवीजन आप लोग रखो उसको, जिससे वो चीजें भूले ना। और जो अभी चल रहा है क्लास में उसको ज्यादा कवर करने की कोशिश करो, उसको ज्यादा कवर करने की कोशिश करो, ठीक? फिर सी सेट पे ध्यान दो। सी सेट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी मैथ्स लगाओ, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करो, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो। सी सेट और न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। अच्छा, कितने लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगले साल आपको प्रीलिम्स देना है? कुछ लोग हैं जो अगले साल टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं अलग से मिलूंगा, है ना, कि आपको थोड़ा गाइड करूं कि अगले साल के लिए अभी से क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है? पंचशील प्रिंसिपल। ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। और जब आप नाम समझ गए तभी तुम देखो उसी समय ये भी आया है। 1954 1955 में क्या था, नाम के बारे में सोचा था हम लोगों ने। 1954 में हम लोगों ने चाइना के साथ सोचा। हमने क्या सोचा कि भाई हमको कैपिटलिज्म कम्युनिज्म मतलब नहीं है, हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, तुम अपना डेवलपमेंट करो, हम लोग आपस में कोई एग्रेशन नहीं करेंगे, कोई एग्रेशन नहीं करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा सोच के हम लोगों ने पंचशील सिद्धांत बनाया था। 5 इसमें प्रिंसिपल है जिसको कंबाइंड रूप में हम लोग पंचशील बोलते हैं। सील का मतलब समझते हो? शील। कठोर यहाँ पे कठोर के लिए बुद्धिज्म में ये वर्ड आता है शील। इस तरह का होता है कि एक हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, एक तरह से हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि इस चीज को फॉलो करेंगे, है ना? सील समाधि जिसको बोलते हैं ना। सील का मतलब 5 प्रतिज्ञाएं ये 2 देश करते हैं एक दूसरे के लिए कि हम इस तरीके से एक आप लोग का सहयोग करेंगे, ठीक? ये सबसे पहले हम लोगों ने चाइना के साथ बनाया था 5 सिद्धांत 1954 में, लेकिन बाद में
इसको जनरल कर दिया गया, मतलब किसी भी दो देश के बीच में संबंध है, भारत किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करेगा उसमें पंचशील सिद्धांत को फॉलो करेगा, उसमें पंचशील सिद्धांत को फॉलो करेगा। ठीक, और क्या है पंचशील सिद्धांत उसको दिखा देते हैं अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो इधर चाइना के साथ पंचशील हम लोगों ने साइन कर लिया और उधर नाम में बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लीडर बन गए। हम लोग हर तरफ से खुश थे कि पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में था हमारा। लेकिन ये शुरू में इंडिया को बहुत मुसीबतें हैं। अगर चाइना अटैक नहीं करता तो हम बहुत आगे हमारा स्टेशन पहुंच चुका होता, लेकिन चाइना ने अटैक कर दिया। अब अटैक तो किया, बाकी लोग हमारा साथ नहीं दिए। इसी पंचशील सिद्धांत के में नारा आया था हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी। हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और वो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और चाइना हर बार यही करता है, अभी भी यही करता है। इससे पहले जब मोदी जी ने साई जिनपिंग को बुलाया था एक जगह मामलापुरम चेन्नई के पास, वहां ले जाके उनको घुमाया फिराया, और जैसे ही वो गए अगले दिन ही अटैक हो गया, डोकलाम में अटैक हो गया, है ना। अभी पढ़ेंगे हम लोग भारत चाइना को, पता चलेगा। इन सबको हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब आगे आएंगे, जैसे जब चाइना पढ़ेंगे तो उसमें पंचशील फिर आएगा। लिख लिया? कितना धीमे लिख रहे हो यार तुम लोग। अरे यहाँ सब अभी मेरे सामने ही लिख रहे हैं, पहली लाइन लिख रहे हैं कुछ लोग तो। पंचशील समझौता जिस सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, राज्यों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। इन्हें पहली बार 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौते के दौरान तैयार किया गया था कि इस तरह से हम लोग दो देश, कुछ प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर एग्री हुए थे। ठीक, क्या प्रिंसिपल है जरा उसको देखते हैं। क्या है इसमें, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं ना, बस ये पॉइंट। पहला क्या है कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता को परस्पर सम्मान दिया जाएगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? एक दूसरे की जमीन पे हम नजर नहीं डालेंगे। ठीक है, तुम्हारे जहाँ सीमा समाप्त होती है हम उस पे कभी भी उसको अपने तुम्हारी जमीन पे कभी कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे, यही मतलब इसका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और हमारे देश के हिसाब से सोचोगे तो हम अपनी जमीन की सुरक्षा करेंगे, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, 1 इंच जमीन भी हम किसी को नहीं देना चाहेंगे। ठीक, यही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, पहला हम लोग में एग्रीमेंट क्या हुआ हमारे और चाइना में, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आप हमारे सीमा की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट कीजिए, हम आपकी तरफ रेस्पेक्ट करेंगे। मतलब हम आपकी सीमा में कभी नहीं घुसेंगे और आप हमारी सीमा में भी कभी नहीं घुसेंगे। पहला हमारे और चाइना के बीच में ये समझौता हुआ था। उससे पहले वही तो हुआ। दूसरा म्यूचुअल, ये बी होगा, बी पॉइंट है ना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के ऊपर कभी भी हम आक्रामक तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। मतलब हम एक दूसरे के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। क्या आप चाइना ने ऐसा किया? जो जो लिखा था ठीक उसका उल्टा किया। ठीक है, जो जो लिखा क्या किया, म्यूचुअल रेस्पेक्ट तो म्यूचुअल डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन तो म्यूचुअल एग्रेशन। भाई तुम हमारी तरफ एग्रेशन दिखाओगे तो हमें भी तुम्हारी तरफ एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। ठीक, सी म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मुद्दे में हम लोग
व्योमस्टिक मुद्दे में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। पारस्परिक गैर हस्तक्षेप तो हमने किया, चाइना ने किया, है ना। हमारे बगल में एक देश था तिब्बत, तिब्बत पे अटैक कर दिया। अब तिब्बत के सारे लोग वहां के हमारे वहां आके बसेंगे। दलाई लामा आज कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो एक दूसरे के पॉलिटिक्स में हमको एंटर करना ही पड़ेगा भाई। फिर क्या, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि आपको भी फायदा हो, हमको भी फायदा हो। लेकिन ऐसा हुआ? इक्वलिटी की कोई बात नहीं। चाइना सबको क्या बता रहा है कि इस साउथ एशिया का एक ही टाइगर है, एशिया का एक ही टाइगर है, वो है चाइना। और इंडिया की कोई औकात नहीं है उसको झूठ में लीडर बना। जैसे मान लो कोई मैं हूँ, देखो यार बगल वाला लड़का बड़ा आगे चल रहा, सब लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, नेता बन रहा है, तो एक दिन पकड़ के उसको कूट दें। जैसे ही कूट देंगे पढ़ना, उस दिन क्या होगा, उसकी इज्जत चली जाएगी। तो जो लोग उसके आगे पीछे टहल रहे थे वो भाग जाएंगे। होता है क्या होता है? अगर मान लो गांव में कोई नया नया नेता बन रहा है, तो एक अगर तुमने उसको नेता बनने दिया तो एक दिन वो प्रधान बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शुरू में ही उसको कूट दो, जब उसको वो पिट जाएगा तो उसकी क्या है, एक इज्जत की हानि होगी। लोग बोले तुम अपने आप को नहीं बचा पा रहे, हमारे लीडर कहाँ बनोगे? तो उसके साथ के जो लड़के उसके साथ घूम रहे होंगे वो भाग जाएंगे, लीडर अगर पिट गया तो। ठीक है, लीडर की जगह किसी और को पीटोगे तो क्या होगा, उससे ग्रुप मेंबर को पीटोगे तो क्या होगा, वो और बड़ा लीडर बनेगा, वो भड़काएगा लोगों मेरे साथ रहो, देखो हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी करेंगे। ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक दूसरे के साथ रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, है ना, सह-अस्तित्व में रहेंगे। तुम अपनी जगह तुम अपना डेवलपमेंट देखना, हम अपना डेवलपमेंट देखेंगे। तुमको कुछ जरूरत होगा तो हमारे वहां से ले लेना, हमें कुछ जरूरत होगी हमारे वहां से लेना। अच्छी बातें हो रही है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अच्छी बातें नहीं चलती है बहुत दिन से। यहाँ पर रियलिज्म चलता है, वास्तविकता पे काम चलता है। अब नेहरू जी को लगा कि अब चाइना खुद बोल रहा है कि हमारे म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे साइन किया हुआ है, ट्रीटी पे साइन किया हुआ है, कौंसिल सिद्धांत पे, वो थोड़ी ना हम पे अटैक करेगा। और हुआ क्या, वही किया। इसीलिए एक तरफ आप शांति के लिए कबूतर उड़ाते रहो, शांति मतलब वर्ल्ड पीस के लिए कबूतर उड़ाते रहो, और साथ में AK-47 भी रेडी रखो, है ना। भले हम पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, लेकिन अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है असली शांति वो न्यूक्लियर बॉम्ब से ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके परस्पर सिद्धांत है, नोट कर लिया इसको। और ये पंचशील सिद्धांत हम बाकी देशों के साथ भी लगाते हैं। बाकी से हम अगर कोई हमारे साथ इंडिया के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है तो हम बोलते हैं हमारे ये 5 सिद्धांतों पे हम काम करेंगे। इसी में एक आगे है गुजराल डॉक्ट्राइन। किसने दिया था ये गुजराल डॉक्ट्राइन? इंद्र कुमार गुजराल हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया। इससे पहले क्या होता था, देखो सुन लो एक बार पहले, टाइम देंगे। इससे पहले क्या होता था, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे संबंध कैसे होते थे पड़ोसी देशों के साथ, जैसे मान लो हमने उनके लिए कुछ किया तो हम चाहते तो वो उसके बदले में हमको कुछ दें। जैसे कोई हमको सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको पैसा दें, गिव एंड टेक चलता ना, गिव एंड टेक। ठीक है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो ये इंद्र कुमार गुजराल ने बोला कि इस पूरे अगर एशियन कंट्रीज का मैप देखोगे, अच्छा मैप नहीं है, अगर आप इस पूरे इंडिया का मैप देखोगे तो पाकिस्तान और चीन को छोड़कर, ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश हैं वो बहुत छोटे हैं भारत से।
मतलब इनके एक राज्य के बराबर भी बाकी देश नहीं है, चाहे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, या श्रीलंका है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है। ये देश भारत से बहुत ज्यादा छोटे हैं। एक और खास बात आप जानते हो कि इन सभी देशों की सीमाएं सिर्फ भारत से लगती हैं। जैसे अफगानिस्तान की सीमा और बाकी किसी पड़ोसी देश से भारत से लगेगी। इसी तरह बांग्लादेश की सीमा जो आप देखोगे, बांग्लादेश की सीमा देखोगे, है ना, तो वो किससे लग रही है? भारत से लग रही है। म्यांमार सीमा भारत से लग रही है। श्रीलंका सिर्फ भारत से कनेक्टेड है ना। तो गुजरात डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जब भी हम अपने से छोटे पड़ोसी देशों के साथ डील कर रहे हैं तो हमको रेसिप्रोसिटी नहीं रखनी चाहिए। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इनके लिए कुछ किया है तो ये भी इसके बदले में हमको कुछ दें। हमें सिर्फ देने का सिद्धांत रखना चाहिए, यानी कि हम जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं उसको अपने छोटे भाई के रूप में ट्रीट करना चाहिए, छोटे भाई के रूप में ट्रीट करना चाहिए। और अगर हमसे जो भी हो सकता है इनके बेनिफिट के लिए हमको करना चाहिए, चाहे बांग्लादेश है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे श्रीलंका है ना। ऐसा क्यों है? इसी से हमारी इस पूरे साउथ एशिया में एक अच्छी इमेज क्रिएट हो गई। जैसे तुम आज देखते हो, रिसेंटली पिछले साल आपने देखा होगा कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वहां की जनता श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर में घुस गई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा था। वहां पर इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। एक एक सिलेंडर 12-12 हजार रुपए का मिल रहा था, एक एक पानी का बोतल 200-200 रुपए का मिल रहा था। इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। उस समय इंडिया वहां गया और श्रीलंका की सहायता किया और आज उसकी इकोनॉमी को स्टेब्लिश कर दिया, स्टेबल कर दिया। मालदीव्स में कुछ दिन पहले जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो वहां पर, मालदीव्स बहुत छोटा सा देश है, दिखेगा भी इधर और नीचे हो गया है ना। मालदीव्स में एक ही आरओ का प्लांट था जो कि खराब हो गया। चारों तरफ से मालदीव के चारों ओर समुद्र है, आरओ का प्लांट था, खराब हो गया। पूरे देश में वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी। इंडिया ने तुरंत अपना नेवल शिप भेज दिया। ये नहीं बोला कि इसके बदले में हम तुमसे कुछ लेंगे, है ना, हम फ्री हैंड सहायता करते हैं गुजरात डॉक्ट्रिन के तहत। नेपाल में अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले फोर्सेस किसकी पहुंचती हैं? इंडिया की। इंडिया का ग्लोब मास्टर अपनी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, मेडिकल इक्विपमेंट लेके नेपाल पहुंच जाएगा। तो गुजरात डॉक्ट्रिन के तहत ही हम अपने नेबरहुड के साथ व्यवहार करते हैं, है ना। अफगानिस्तान में हम लोगों ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवा के दिया, उनके स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। इस तरह के हम लोग नेबरहुड के साथ पहुंचते पाते हैं कि हमसे जो भी बन पड़ता है हम उनके लिए करते हैं। Gujarat Doctrine is a guide and conduct of foreign relations with India's immediate neighbor. India should treat our smaller neighbor as our younger brother. छोटे भाई की तरह ट्रीट करना, छोटे भाई की तरह ट्रीट करना। एक्चुअली पहले क्या होता था कि इंडिया क्या करता था, इंडिया बिग ब्रदर की तरह व्यवहार करता था। बिग ब्रदर क्या होता है? एल्डर ब्रदर और बिग ब्रदर में थोड़ा सा अंतर है। एल्डर ब्रदर और बिग ब्रदर में अंतर है। बिग ब्रदर उसको बोलते हैं जो बुली करता है अपने छोटे भाई को। बुली मतलब समझते हो? परेशान कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, उस टाइप, उस तरह की इमेज इंडिया की थी। जैसे इंडिया ने बोला कि नेपाल का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया ने बोला नेपाल को कि आप हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो अपने आप को, इस तरह से तुम कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे। छोटे जो देश है ना उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, ऐसा करोगे कैसे नहीं, ब्लॉकेट लगा देंगे तुमको, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैल्यू क्या है तुम्हारी, है ना। तो इंद्रपाल गुजराल ने बोला कि इन छोटे देशों के साथ हमको अच्छा और सॉफ्ट व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। ये देश कौन से? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। और इसमें क्या कहते हैं? इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत को पारस्परिकता की मांग नहीं करता कि हम आपके लिए कुछ किए तो आप भी हमारे बदले में कुछ दो। भाई इंटरनेशनलिज्म में क्या होता है, मैंने बोला संबंध कैसे स्टैब्लिश करते हैं आईआर में, कि हम देखते हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए कैसे फायदेमंद है, वो हमें क्या दे सकता है। लेकिन जब हम
आप गुजरात डॉक्ट्राइन देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें बिल्कुल खुले हाथ से उनकी सहायता करनी चाहिए, है ना, बल्कि संबंधों को अच्छा करने के लिए जो भी हो सके करना चाहिए, यही कहता है भैया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात डॉक्ट्राइन किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर पॉलिसी से, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, है ना, कुछ इस तरह से ऑप्शन बना सकता है। देख लिया? इसी को मॉडिफाई करके नरेंद्र मोदी ने नई एक पॉलिसी बनाई है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी प्रथम, इसी का मॉडिफाइड वर्जन और कुछ नहीं, है ना। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसमें बस इतना अंतर है, देखोगे कि अच्छे संबंध तो बनाएंगे बनाएंगे, साथ में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दें, लोगों को लोगों से जोड़ें, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की इसमें थोड़ा सा ज्यादा बात की है, इसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जैसे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, अब तुम जैसे यूरोप में तुम देखोगे यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, तो फ्रांस के लोग जर्मनी आसानी से चले जाते हैं, जर्मनी के लोग जो स्पेन, सब आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। पर हमारे साउथ एशिया में क्या प्रॉब्लम है कि भारत के लोग बाकी देशों से जुड़े हुए नहीं हैं। हम बांग्लादेश नहीं जाना चाहते हैं, हम श्रीलंका नहीं जाना चाहते हैं, म्यांमार नहीं जाना चाहते, है ना, इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी लोगों का लोगों से जुड़ाव ज्यादा नहीं है ना, जो थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी वो पाकिस्तान के साथ है, उनका कल्चर आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन उनके साथ राजनीतिक प्रॉब्लम है ना, राजनीतिक प्रॉब्लम। तो इसमें यही कहा गया है कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, लोगों का लोगों के साथ जो जुड़ाव है उसको बढ़ाने के लिए भी काम किया जाना चाहिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बाकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी और जब है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इज नेबर, भारत उसके पड़ोसी, तो उसमें हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे कैसे किस कंट्री के साथ कैसे इंडिया डील कर रहा है। पड़ोसी प्रथम की नीति, अच्छा कैसे पता चलता है भारत ने पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाई? जब नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली थी 2014 में, तो उसमें सार्क के सभी देशों को बुलाया था, साउथ एशिया की जितने भी कंट्रीज के हेड हैं उनको बुलाया था।
तो ये जो पहला यूनिट था एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसको थोड़ा मैंने कट करके जानबूझ के पढ़ाया है क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। कई सारे बुक्स में तो इस चैप्टर को दिया ही नहीं गया है, इस यूनिट को रखे नहीं है, सीधा इंडिया और इट्स नेबर से स्टार्ट करते हैं। पर मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आगे काम आएंगी आने वाले टॉपिक्स में जिसमें क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं इसमें कवर करूँगा। तो अभी हम लोग ब्रेक लेंगे आधे घंटे का। ब्रेक के बाद जब हम लोग आएंगे तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, कैसे पाकिस्तान बना, पाकिस्तान और उसके बीच क्या विवाद है, और वहां से आपका जो रियल इंटरनेशनल का सिलेबस है वो स्टार्ट वहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद फिर पढ़ते चले अलग अलग देशों के साथ क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ेंगे, और वहीं से बहुत ही मजेदार टॉपिक खोलते हैं, नॉलेज वहीं से बढ़ता है, उसी नॉलेज को लाके फिर आप इसमें यूज करते हैं। जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अच्छे से समझ में आएगी तो सभी नेबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाएगी, कायदे से उसको लास्ट में पढ़ाना चाहिए जब बाकी चीजें पढ़ लो। जैसे नेशनल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है तो वो तब और अच्छा सॉल्व होगा जब आप पूरा आईआर पढ़ लोगे, तब तो और चीजें होंगी लिखने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम लोग फिर आएंगे। कितना हो रहा है अभी टाइम? 12:20 हो रहा है, ठीक है। 12:50 पे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग 1-1.5 घंटे की और क्लास लेंगे और फिर हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग ब्रेक में।